बाल ठाकरे का पूरा जीवन चरित्र और उनका राजनीतिक सफर भारतीय इतिहास की एक ऐसी गाथा है जिसे समझने के लिए महाराष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की गहराइयों में जाना बेहद जरूरी है। उनका जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे के एक प्रबुद्ध कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे, जिन्हें महाराष्ट्र की जनता अत्यंत आदर के साथ प्रबोधनकार ठाकरे के नाम से जानती थी, अपने समय के बहुत बड़े समाज सुधारक, लेखक, इतिहासकार और ओजस्वी वक्ता थे। प्रबोधनकार ठाकरे ने छुआछूत, जातिवाद और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, महाराष्ट्र को एक अलग भाषाई राज्य बनाने का आंदोलन, में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। पिता के इसी जुझारू, निडर और सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्तित्व की परछाई बाल ठाकरे के बाल मन पर पड़ी। उन्होंने बचपन से ही अपने घर में विचार विमर्श, राजनीतिक बहसों और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का माहौल देखा, जिसने आगे चलकर उनके पूरे जीवन की दिशा तय कर दी। शुरुआती दिनों में बाल ठाकरे की रुचि पारंपरिक राजनीति में बिल्कुल नहीं थी। वे कला, रेखाचित्रों और रचनात्मकता के प्रति गहरा झुकाव रखते थे। इसी कलात्मक रुचि के कारण उन्होंने एक पेशेवर कार्टूनिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। वर्ष 1947 से 48 के दौरान वे देश के प्रसिद्ध और तत्कालीन अग्रणी अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र ए द फ्री प्रेस जर्नल में शामिल हो गए। यहाँ उन्होंने अपने तीखे, सटीक और व्यंग्यात्मक कार्टूनों के माध्यम से देश की राजनीति, सरकारी नीतियों, भ्रष्टाचार और सामाजिक विसंगतियों पर करारे प्रहार करना शुरू किया। इसी अखबार में उनके साथ देश के एक और महान कार्टूनिस्ट आर वॉन्ट हिस्के लक्ष्मण भी काम करते थे। बाल ठाकरे के कार्टून इतने मारक और प्रभावी होते थे कि बिना एक भी शब्द लिखे वे सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को हिलाकर रख देते थे। लगभग एक दशक तक कार्टूनिंग की दुनिया में अपना लोहा मनवाने के बाद उनके भीतर का सामाजिक कार्यकर्ता अंगड़ाइयां लेने लगा और वे केवल अखबार के पन्नों तक सीमित रहकर संतुष्ट नहीं रहे। 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में जब भाषाई आधार पर महाराष्ट्र राज्य का गठन तो हो गया, लेकिन उसकी राजधानी मुंबई, तब बॉम्बे की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत पेचीदा थी। बाल ठाकरे ने बहुत करीब से महसूस किया कि भले ही मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा बन गई थी, लेकिन यहाँ के मूल निवासी यानी मराठी मानूस की हालत अपने ही घर में पराई जैसी थी। मुंबई के बड़े बड़े उद्योगों, कपड़ा मिलों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और सरकारी मंत्रालयों के उच्च पदों पर दक्षिण भारत, गुजरात और देश के अन्य हिस्सों से आए लोगों का पूरी तरह से नियंत्रण था। स्थानीय मराठी युवाओं के पास न तो अच्छी नौकरियां थीं और न ही व्यापार में कोई बड़ा अवसर। इस क्षेत्रीय असंतोष और अपने ही लोगों की दुर्दशा को देखकर बाल ठाकरे का खून खौल उठा। उन्होंने द फ्री प्रेस जर्नल की सुरक्षित नौकरी को लात मार दी और वर्ष 1960 में अपने भाई श्रीकांत ठाकरे के साथ मिलकर मार्मिक नाम की एक साप्ताहिक राजनीतिक व्यंग्य और कार्टून पत्रिका की शुरुआत की। मार्मिक केवल एक पत्रिका नहीं थी, बल्कि वह एक ज्वालामुखी के फटने की शुरुआत थी। बाल ठाकरे इस पत्रिका में न केवल तीखे कार्टून बनाते थे, बल्कि वे मुंबई की बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों की सूचियां छापते थे, जिसमें यह दिखाया जाता था कि कैसे गैर मराठी लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं और योग्य मराठी युवाओं को दरकिनार किया जा रहा है। वे अपनी पत्रिका में एक कॉलम लिखते थे जिसका शीर्षक होता था, पढ़ो और चुप बैठो। ये कॉलम सीधे मराठी युवाओं के स्वाभिमान और उनके भीतर दबे आक्रोश पर चोट करता था। इस पत्रिका ने मुंबई और उसके आसपास के ठाणे, कल्याण और कोंकण क्षेत्र के आम, गरीब और मध्यम वर्गीय मराठी युवाओं के भीतर एक अभूतपूर्व चेतना और अस्मिता की लहर पैदा कर दी। युवा वर्ग को लगने लगा कि बाल ठाकरे ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके हक की बात खुलकर और बिना किसी डर के कर रहे हैं। मार्मिक की बढ़ती लोकप्रियता ने एक ऐसे ठोस धरातल का निर्माण कर दिया जहां से एक बड़े संगठित आंदोलन की शुरुआत अनिवार्य हो गई थी। इसी जन आक्रोश और युवाओं की बिखरी हुई ऊर्जा को एक अनुशासित, आक्रामक और मजबूत राजनीतिक व सामाजिक मंच प्रदान करने के लिए बाल ठाकरे ने 19 जून 1966 को शिवसेना नामक संगठन की स्थापना की। उन्होंने इस संगठन का नामकरण महाराष्ट्र के आराध्य देव और महान मराठा साम्राज्य के संस्थापक
छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर किया। उन्होंने पार्टी के ध्वज के लिए भगवा रंग चुना और उस पर दहाड़ते हुए बाघ टाइगर का चित्र लगाया, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि यह संगठन शांतिपूर्ण समझौतों का नहीं, बल्कि आक्रामक संघर्ष का रास्ता चुनेगा। शुरुआत में शिवसेना का कोई पारंपरिक राजनीतिक घोषणा पत्र या चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था। बाला साहेब ने एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया था, 80% समाज कारण और 20% राजकारण, जिसका अर्थ था कि संगठन का 80% काम अपने लोगों की सामाजिक सेवा और मदद करना होगा और केवल 20% हिस्सा राजनीति का होगा। शिवसेना की स्थापना के बाद मुंबई की सड़कों पर एक नया दौर शुरू हुआ। पार्टी के कार्यकर्ताओं, जिन्हें शिव सैनिक कहा जाता था, ने स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के लिए बेहद उग्र आंदोलन शुरू किए। वे मुंबई के बैंकों, दफ्तरों और एयरलाइंस के कार्यालयों में घुस जाते थे और वहां स्थानीय मराठी युवाओं को नौकरी देने की मांग करते थे। इस दौरान कई हिंसक झड़पें भी हुईं, विशेष रूप से दक्षिण भारतीय प्रवासियों और स्थानीय कम्युनिस्ट यूनियनों के साथ, जो उस समय मुंबई के मिल मजदूरों पर राज करती थीं। बाल ठाकरे ने अपनी कुशल रणनीति और आक्रामकता से कम्युनिस्टों के दशकों पुराने लाल गढ़ को मुंबई से उखाड़ फेंका और मिल मजदूरों को अपने पाले में कर लिया। बाला साहेब के भाषण देने की शैली दुनिया के किसी भी राजनेता से बिल्कुल अलग थी। वे किसी सजे धजाए मंच से औपचारिक भाषा में बात नहीं करते थे। वे हाथ में सिगार या रुद्राक्ष की माला लेकर बेहद देसी, आम बोलचाल की मराठी भाषा में जनता से सीधे संवाद करते थे। उनके भाषणों में तीखा व्यंग्य, हास्य, आक्रामकता और विरोधियों को पूरी तरह नेस्त नाबूद कर देने वाले शब्दों का इस्तेमाल होता था। उनकी जनसभाओं में लाखों की भीड़ केवल उन्हें सुनने के लिए घंटों इंतजार करती थी और उनके एक इशारे पर पूरी मुंबई की रफ्तार थम जाती थी। 1980 के दशक के मध्य तक आते आते भारतीय राजनीति का परिदृश्य तेजी से बदलने लगा था। देश में राम जन्मभूमि आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी और धार्मिक मुद्दे मुख्यधारा की राजनीति के केंद्र में आ रहे थे। बाला साहेब ठाकरे बहुत दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने भांप लिया कि केवल मराठी मानूस और क्षेत्रीयता के मुद्दे पर वे मुंबई और तटीय कोंकण से बाहर निकलकर पूरे महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ नहीं बना सकते। इसलिए उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा में एक बहुत बड़ा और युगांतकारी परिवर्तन किया। उन्होंने मराठी अस्मिता के साथ कट्टर हिंदुत्व का समावेश कर दिया। उन्होंने मंचों से खट्टाखट और निर्भीकता से खुद को एक गर्वित हिंदू नेता के रूप में पेश करना शुरू किया और तत्कालीन सरकारों की अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीतियों पर बेहद तीखे और सीधे हमले बोले। उनके इस प्रखर और निडर हिंदुत्ववादी अवतार ने उन्हें महाराष्ट्र की सीमाओं से बाहर निकालकर पूरे देश के हिंदुओं के बीच एक अत्यंत लोकप्रिय और सम्मानित स्थान दिला दिया, जिसके बाद जनता ने उन्हें हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि से नवाजा। हिंदुत्व के इसी साझा वैचारिक धरातल के कारण वर्ष 1989 में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ एक औपचारिक और ऐतिहासिक राजनीतिक गठबंधन किया। इस गठबंधन ने महाराष्ट्र की जमीन पर कांग्रेस के अजेय माने जाने वाले गढ़ को हिलाकर रख दिया। इस गठबंधन की ताकत, जमीनी पकड़ और बाला साहेब के तूफानी चुनाव प्रचार का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक परिणाम वर्ष 1995 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में देखने को मिला। शिवसेना भाजपा गठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल करके इतिहास रच दिया और स्वतंत्रता के बाद महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक शुद्ध गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। इस प्रचंड जीत के बाद हर किसी को उम्मीद थी कि अब बाल ठाकरे स्वयं मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे या सरकार में कोई बड़ा आधिकारिक पद संभालेंगे। लेकिन बाला साहेब ने एक बार फिर अपने अनूठे और अप्रत्याशित फैसले से सबको स्तब्ध कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि वे स्वयं कभी कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे और न ही सरकार का कोई संवैधानिक पद स्वीकार करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया और खुद को इस सरकार का रिमोट कंट्रोल घोषित किया। इसका सीधा और व्यावहारिक अर्थ यह था कि महाराष्ट्र सरकार के सभी नीतिगत फैसले, मंत्रियों की नियुक्तियां और बड़े प्रशासनिक निर्णय मंत्रालय सचिवालय से नहीं, बल्कि बांद्रा स्थित उनके निजी निवास स्थान मातोश्री की गद्दी से तय होते थे। मातोश्री उस दौर में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा, अभेद्य और शक्तिशाली शक्ति केंद्र, पावर सेंटर बन गया था। देश के प्रधानमंत्री,
केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े उद्योगपति जैसे रतन टाटा, राहुल बजाज और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार माइकल जैक्सन तक सभी बाला साहेब से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने और उनका सम्मान करने मातोश्री आया करते थे। बाला साहेब ठाकरे का पूरा जीवन जितना भव्य, राजसी और शक्तिशाली था, उतना ही वह गहरे विवादों, कानूनी लड़ाइयों और कड़े विरोधों से भी घिरा रहा। वर्ष 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा ढहने के बाद जब दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में मुंबई में अत्यंत भयानक और वीभत्स सांप्रदायिक दंगे भड़के, तो उन दंगों की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट में हिंसा भड़काने और शिव सैनिकों को उकसाने के लिए सीधे तौर पर बाला साहेब ठाकरे को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया गया। देश विदेश के मानवाधिकार संगठनों और लिबरल मीडिया ने उनकी कड़ी आलोचना की, लेकिन बाला साहेब ने कभी इन आरोपों की परवाह नहीं की और न ही कभी रक्षात्मक रवैया अपनाया। वे हमेशा सीना ठोककर सार्वजनिक रूप से अपने बयानों और अपने शिव सैनिकों के कृत्यों के साथ खड़े रहे। उनका मानना था कि यदि उनके लोग आत्मरक्षार्थ खड़े नहीं होते, तो मुंबई का नक्शा कुछ और होता। उनके इसी बेहद आक्रामक, बेबाक और भड़काऊ भाषणों के सिलसिले के कारण वर्ष 1999 में भारत के चुनाव आयोग ने एक कड़ा कदम उठाते हुए उन पर 6 साल के लिए मतदान करने और किसी भी प्रकार के चुनाव में खड़े होने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन इस प्रतिबंध का उनके राजनीतिक रसूख और जनता के बीच उनके डरावने और पूजनीय दबदबे पर रत्ती भर भी कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा। वे बिना एक भी वोट डाले या बिना चुनाव लड़े भी पूरे राज्य की सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखने की क्षमता रखते थे। अपने जीवन के अंतिम दशक 2000 के बाद में उम्र के बढ़ने, शारीरिक व्याधियों और गिरते स्वास्थ्य के कारण वे धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से शारीरिक रूप से थोड़े दूर होने लगे। इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने संगठन के सुचारू संचालन की कमान और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद अपने शांत, संयमित, सुशिक्षित और फोटोग्राफी के शौकीन बेटे उद्धव ठाकरे को सौंपना शुरू कर दिया। बाला साहेब का यह परिवारवादी फैसला उनके परिवार और उनकी पार्टी के भीतर एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक बिखराव का कारण बन गया। उनके सगे भतीजे राज ठाकरे, जो अपने बोलने के अंदाज, तीखे तेवरों, आक्रामक शैली और कार्टूनिंग की कला में हूबहू बाला साहेब की परछाई नजर आते थे और जिन्हें शिवसैनिक बाला साहेब का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते थे, ने खुद को पार्टी के भीतर उपेक्षित और दरकिनार पाया। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2006 में राज ठाकरे ने भारी मन से शिवसेना से नाता तोड़ लिया और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे नाम से अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया। परिवार का यह आंतरिक कलह, भतीजे का अलग होना और पार्टी के पुराने वफादार नेताओं का छिटकना बाला साहेब के लिए व्यक्तिगत और मानसिक रूप से एक बहुत गहरा और जानलेवा आघात साबित हुआ, जिसने उनके जीवन के अंतिम दिनों को काफी अकेला और कष्टप्रद बना दिया। आखिरकार लंबे समय तक सांस की बीमारी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बहादुरी से जूझने के बाद 17 नवंबर 2012 को 86 वर्ष की आयु में इस शेरदिल, कद्दावर और आधुनिक महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली राजनेता ने कार्डियक अरेस्ट के कारण अपने निवास स्थान मातोश्री में अंतिम सांस ली। जैसे ही दोपहर के समय बाला साहेब के निधन की आधिकारिक घोषणा हुई, वैसे ही मानो पूरी मुंबई और महाराष्ट्र की धड़कनें रुक गईं। बिना किसी सरकारी आदेश या जबरदस्ती के पूरे शहर की दुकानें, व्यापारिक संस्थान, सिनेमा घर, लोकल ट्रेनें और यातायात के साधन स्वतः स्फूर्त तरीके से पूरी तरह बंद हो गए। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान में रखा गया, जहां कभी वे अपनी मशहूर दशहरा रैलियों को संबोधित किया करते थे। उनके अंतिम संस्कार के दिन मुंबई की सड़कों पर जनसैलाब का एक ऐसा अभूतपूर्व और अकल्पनीय दृश्य देखा गया, जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। उनकी अंतिम यात्रा में लगभग 20 लाख से भी अधिक वफादार समर्थकों और आम जनता का हुजूम उमड़ा था। आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के बाद यह किसी भी नेता की अंतिम विदाई के लिए इकट्ठा हुई सबसे बड़ी जन्मदिनी मानी जाती है। बाल ठाकरे भारतीय राजनीति के आकाश पर चमकने वाले
एक ऐसे अद्वितीय और ध्रुवीय नक्षत्र थे जिनकी नीतियों, तरीकों और राजनीतिक दर्शन की तीखी आलोचना तो की जा सकती है और कई लोग उनसे असहमत हो सकते हैं। लेकिन इस सच्चाई से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने महाराष्ट्र के इतिहास, मुंबई की संस्कृति और भारत की समकालीन राजनीति पर अपनी ताकत और विचारधारा के जो गहरे, अमिट और अमिट निशान छोड़े हैं, उन्हें सदियों तक मिटाया नहीं जा सकेगा।